गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको भी मैंने जो आपका चैप्टर था एशियाई से जो घाघस की स्टोरी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 15 बिशन की दिलेरी। बिशन की दिलेरी जो हिंदी की बाल साहित्य की सुपरिचित लेखिका श्रीमती प्रतिमा नाथ द्वारा रचित ये एक कहानी है। जो बिशन की दिलेरी में प्रेरणास्पद कहानी है। एक पहाड़ी बालक बिशन एक मरणासन तीतर को बचाता है और समस्त मानव जाति को यह संदेश देता है कि निरीह पशु पक्षी जो भी हैं, जो भी जानवर हैं, आपके आसपास जो पक्षी होते हैं, आप उनकी किस तरह से देखभाल करिए। उनके भोजन, उनके मनोरंजन, उनके व्यापार हेतु मारने का जो उनको बचाने के लिए आप किस तरह से उन पक्षियों की देखभाल करते हैं। ये पूरी कहानी एक बिशन पे आधारित है। बिशन एक ऐसा बच्चा है, किस तरह से वो लोगों को, दुनिया को संदेश देता है कि हमारे आसपास जो पक्षी हैं या जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो किस तरह से हमारे ऊपर निर्भर हैं और हम उनके ऊपर निर्भर हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पशु पक्षियों को मार करके और मानव और जितने भी उसको व्यापार करते हैं उनके चीज़ों का, ये एक जघन्य अपराध भी है। तो ऐसी घटनाओं को वातावरण में सामंजस्य के लिए, महत्व को समझाने के लिए, जीने का अधिकार न छीने, उन पक्षियों को भी जीने का अधिकार है, वो आपको इस कहानी में पढ़ने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी। आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अपनी सड़क तक आ रही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ दूर ही चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज रही थी। पक्षी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वह सुबह सुबह तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह के बहुत सारे तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों में काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचने वाला काम करते हैं ये शिकारी, दुख पहुंचाने वाला। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों को गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसे देखकर एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराए हुए तीतर छिटक कर खेत के ओर अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे। घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाढ़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु उस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभाल बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जरा, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा।
रुकता है या नहीं, ये उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रही शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए वह खेतों में छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों में आगे रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं। बिशन उसी रास्ते से घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसकी माँ डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कैसे पहाड़ी के कोने में फिसल कर नीचे पहुंच जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी। ओस के कारण फिसल भी नहीं रहा। थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसके पाँवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं। किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पिछवाड़े मतलब पीछे का रास्ता पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला ही था कि उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस की खामोशी थी। बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे यानी कि अपने घर में थी। गुलाब चंद सामने की बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह छिपा सके। एक सेट के नीचे पहुंचा, सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी में बिशन को दिखाई दी। ये ठीक है, सोचते हुए रास्ते में तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसीलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलना देखना चाहिए। वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इन शेड की ढलाव छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरैल की ढलावदार छत थी, इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी चले आ रहे। उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। अल्सेशियन मतलब कि जो बहुत से कुत्तों की ब्रीड होती है, अलग अलग कुत्तों की अलग अलग ब्रीड होती है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर वह उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तुम तो हर साल तीतरों का शिकार करते हो, कर्नल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर यहाँ छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो तुम इतने सारे तीतर मारते हो, क्या क्या करते हो? कर्नल साहब ने, सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल साहब ने उनकी बात को कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से में आया, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा जाते हो और बाकी घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्होंने उम्मीद नहीं थी कि कर्नल दत्ता इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें
इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उनसे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में कोई बहादुरी नहीं। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बीतर नहीं है। अब जाते हो क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तब बिशन छप्पड़ के सेट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर के घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी, अगर मैं न लाता तो ये मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा और उसका पंख टूट गया था। अब घायल ही वह उड़ सके अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाइयां लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। उन्होंने फिर बिशन से कहा, बिशन अगर तुम्हें इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आईं और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होती है। तब तो बिशन पीछे पीछे घूमता हुआ कर्नल के हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर क्या कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन अपने हाथों में मुंह रखकर तीतर की आवाज़ निकालता, क्वाक 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 क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांग लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। प्रतिभा नाथ जो लेखिका थी, उनका इस कहानी के माध्यम से यही बताना था कि जो निरीह प्राणी यानी पशु पक्षी होते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, हमें उनकी किस तरह से देखभाल करनी चाहिए और निर्दोष को कभी भी सजा नहीं देनी चाहिए। अपने शौक के लिए, अपने खाने के लिए उनको मार देना ये अच्छा नहीं है। तो आपने इस कहानी को ध्यान से सुना और आपके भी आसपास अगर ऐसा होता है तो बच्चों आप उनकी देखभाल करिए पशु पक्षियों की। ये यहाँ पे पाठ 15 में मैंने आपको कठिन शब्द दिए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए, इन्हें कॉपी में उतार लीजिएगा, वाक्य बनाओ भी कर लीजिए। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर।